मैं विनय कुमार और आज जो है बिहार एग्जाम हब के चैनल पे प्लेटफॉर्म के द्वारा जारी की गई बीपीएससी एईडीओ के लिए जो है 45 प्रैक्टिस सेटों में से पेपर 2 के जीएस 1 का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों के जो भी एनालिसिस होगा उन सभी का एनालिसिस हम लोग करते और देखते चलेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं कर किए हैं तो। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक तरफ दिया हुआ आपका ए में अभिकथन दिया हुआ है और दूसरा जो है आपका कारण दिया है, अभिकथन का कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन में करेगा कि सरल आवर्त गति कर रही जो है किसी कण की कुल ऊर्जा जो है सदैव स्थिर होती है, तो बिल्कुल सही है। और सरल आवर्त गति में जो है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का जो है योग सदैव जो है हमेशा यानी कि जो है संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल न हो। तो दोनों एक दूसरे के पे ही संबंधित है। इस तरह से देखते हैं कि दोनों विकल्प सही है और ये जो है आपका आर जो है एक ही व्याख्या भी कर रहा है। तो विकल्प ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, आर एक ही व्याख्या कर रहा है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है। यहाँ पे असत्य कथन की बात कर रहा है। करेगा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और संचरण की जो है दिशा में भी जो है लंबवत होते हैं, तो ये बिल्कुल क्या है आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है क्या कि इन तरंगों को जो है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी कथन सत्य है। और सी में कह रहे क्या कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम का अनुपात प्रकाश की गति के बराबर होती है, तो ये भी सत्य है। इसमें पूछा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा कि असत्य के कथन पूछ रहा है। चुंबकीय तरंग के संबंध में अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के जो है संबंध में देखें तो अनुदैर्घ्य तरंग नहीं होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग ये आपको याद रखना है, इसलिए डी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पूर्ण जो है कृष्णिका यानी कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को जो है परावर्तित कर देती है, तो यह बिल्कुल गलत है। परावर्तित नहीं करती है, ये क्या करती है, अवशोषित करती है। क्या करती है, अवशोषित ये करने का काम करती है। ठीक है, इसकी जो है अवशोषण क्षमता एक होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसका अवशोषण क्षमता क्या होता है, एक ही होता है। और यह जो है एक खराब क्या कर रहा है, खराब उत्सर्जक है, तो खराब नहीं उत्सर्जक है, यह अच्छा उत्सर्जक है, ये याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो है उत्सर्जनता जो है शून्य होता है, शून्य नहीं होता है, क्या होता है, एक होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। पूछा है कि सत्य कौन सा है, तो बी क्या है, सत्य है। बाकी जो असत्य था हमने उसको सत्य कर दिया। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन का क्या कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ भौतिक घटना दिया है और दूसरे तरफ उनके सिद्धांत और अनुप्रयोग दिया हुआ है। व्यतिकरण की अगर बात करें तो व्यतिकरण का संबंध जो है साबुन के बुलबुले का जो है रंग से है। वहीं विवर्तन की अगर बात करें तो यह प्रकाश की किरणों पर जो है मुड़ना यानी कि 3 से इसका क्या करेंगे, मिलान कर देंगे। वहीं प्रकीर्णन सी में दिया हुआ है, तो प्रकीर्णन की अगर बात करें तो आकाश का नीला रंग यानी कि यह हो जाएगा आपका 4। वन विक्षेपण इंद्रधनुष से संबंधित है, तो यह हो जाएगा आपका 3। इस तरह से विकल्प के रूप में जो है आपका ए विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में, ठीक ना, कौन सा कथन सही है। पी प्रकार आप पढ़े होंगे, एन प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक, इन दोनों के बीच डिफरेंट भी आप लोग इंटर क्लास में पढ़े होंगे। ठीक ना, तो पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में पूछा जाए कि इसमें जो है, अब विकल्प देख लीजिए क्या क्या दिया है। करे इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कथन क्या है आपका गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाहक नहीं होते हैं, इसमें होते हैं आपका होल। क्या होता है, होल होता है, या फिर रिक्तिका भी कह सकते हैं। इसे जो है त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। पूछा था कि कौन सही है, तो ये हो जाएगा आपका बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसे संयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। और यह दिया है कि यह विद्युत रूप से जो है धनावेशित होता है। ठीक ना, तो विद्युत रूप से धनावेशित होता नहीं है। यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि इसमें होल और रिक्तिकाएं होती हैं, तो ये जो होल और रिक्तिका होती हैं वे क्या होती हैं, विद्युत रूप से धनावेशित होती हैं। तो इस तरह से ये भी कथन क्या है, गलत है। इसमें फर्मी स्तर चालक बेंड के निकट होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो विकल्प भी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खगोलीय दूरबीन की जो है अदृश्य लेंस के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। किसके लिए बुका रहा है, खगोलीय दूरबीन के जो है अभिदृश्य लेंस के लिए जो है क्या विशेषता होनी चाहिए। विकल्प आपके सामने है, इसमें सही आंसर हो जाएगा कि बड़ी फोकस दूरी हो और बड़ा द्वारक हो, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन समतल दर्पण के द्वारा, किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा जो है बने प्रतिबिंब पार्श्व व्युत्क्रम को जो है सही ढंग से समझाता है। तो इसमें से विकल्प के आधार पर आपको बताना है कि कौन जो है पार्श्व व्युत्क्रम के जो है को सही ढंग से दर्शाता है, प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रम को जो है सही ढंग से दर्शाता है। इसमें राइट आंसर देखिए, यहाँ बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहे क्या कि प्रतिबिंब का जो है बायां भाग जो है दाएं भाग में दिखाता है, तो यही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर विकल्प ए की अगर बात करें तो कह रहा प्रतिबिंब का
ऊपरी भाग निचले भाग में जो है दिखाई देता है, तो इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कथन गलत है। तीसरे कथन के सी की बात करें तो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा होता है, तो उल्टा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। सिर्फ ये इसमें क्या दिखाता है, समतल दर्पण केवल दाएं भाग को जो है, ठीक ना, बाएं भाग को जो है दाएं भाग और दाएं भाग को जो है बाएं भाग में दिखाने काम करता है। यह कह रहे कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा होता है। बिल्कुल समतल दर्पण में वस्तु की तुलना में छोटा होने की सवाल नहीं है, बराबर कह सकते हैं, ठीक ना, बराबर कह सकते हैं, या फिर वस्तु के समान ही प्रतिबिंब बनती है। तो इस तरह से बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय बलों के संबंध में, नाभिकीय किस बल के संबंध में, नाभिकीय बलों के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसमें गलत बताना है नाभिकीय बलों के। तो नाभिक अगर न्यूक्लियर फोर्स पढ़े होंगे तो आप याद होगा ये बल जो है प्रबल आकर्षण बल होते हैं, तो ये भी क्या है आपका सत्य है। ये बहुत छोटे परास के होते हैं, ठीक ना, ये क्या कर रहा है, बहुत छोटे परास के होते हैं, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। और ये बल जो है आवेश पर निर्भर नहीं होते हैं, ये भी बिल्कुल क्या है, सत्य है। ये करके ये बल जो है व्युत्क्रम वर्ग नियम का जो है पालन करते हैं, यही गलत है। देखिए नाभिकीय बल में जो है व्युत्क्रम नियम का कोई चर्चा ही नहीं है, ये जो कथन जो है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न को अगर पढ़ें तो करेगा कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल जो नारकोटिक जो है एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है, और कारण में दिया है कि मॉर्फिन और हीरोइन नारकोटिक एनाल्जेसिक है। इसमें देखिए दोनों कथन तो सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम स्टेटमेंट देखते हैं तो दोनों की जो व्याख्या है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो विकल्प के रूप में बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि व्याख्या तो अलग कर रहे हैं लेकिन दोनों स्टेटमेंट क्या है, सत्य है, इसलिए बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोलाइड विलयन के संबंध में। कोलाइड विलयन आप सभी पढ़े होंगे, कोलाइड विलयन, ठीक ना। पूछ रहा है कि असत्य कौन सा है, तो ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सत्य है। और ये ब्राउनी गति दर्शाते हैं, ये भी सत्य है। और ये करे कि यह जो है, ये जो है एक समांगी मिश्रण होता है, यही तो गलत है। देखिए कोलाइडी विलयन जो है समांगी मिश्रण कभी नहीं दर्शाते हैं। ये कौन से मिश्रण होते हैं, तो विषमांगी मिश्रण होते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन से मिश्रण होंगे, विषमांगी मिश्रण को दर्शाते हैं, इसलिए यही विकल्प क्या होगा, सही होगा, क्योंकि असत्य कथन यहाँ से पूछा है। इन्हें अपोहन द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला प्रश्न के सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे बहुलक है और इन बहुलक का जो है एकल दिया हुआ है, ठीक है। तो सूची 1 सूची 2 को हम लोग को सुमेलित करना है, ध्यान से देखिएगा। अगर टेफ्लॉन की अगर बात करें तो टेफ्लॉन का संबंध जो है आपका ये 4 नंबर में दिया हुआ आपका टेट्राफ्लोरोएथीन से इसका संबंध है, यानी कि टेफ्लॉन का जो है एकलक जो है यह टेट्राफ्लोरोएथीन होगा, ठीक है। वहीं नाइलॉन 6 की अगर बात करें तो ये जो है इसका संबंध जो है कैप्रोलेक्टम से है, ठीक ना। और प्राकृतिक रबर का जो है संबंध यह हो जाएगा आपका आइसो, ठीक ना, आइसोप्रीन, क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन से संबंधित है, ठीक है। ये हम लोग इससे मिला कर देते हैं। और यहाँ पे बच्चा नियोप्रीन, तो नियोप्रीन का संबंध जो है यह आपका क्लोरोप्रीन से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, क्लोरोप्रीन से हो जाएगा। तो इस तरह से विकल्प के रूप में हम देखते हैं कि यहाँ पे ए विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहे क्या, 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर प्रश्न करके सभी लवण उदासीन होते हैं। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया है, देखिए ये जो है डबल इन्वर्टेड थी से बंद कर दिया है, ठीक ना, इसको बंद कर दिया है। और ये एक स्टेटमेंट है, कर सभी लवण उदासीन होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कथन के संबंध में क्या सत्य है, ये जो कथन दे दिया इसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें क्या सत्य है। तो अगर ध्यान से देखिएगा कथनों को, यह पूर्णतः सत्य, कथन क्या पूर्णतः सत्य है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। यह कथन असत्य है, ठीक है, क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रबल अम्ल, ध्यान दीजिएगा, प्रबल अम्ल है और क्या है, दुर्बल क्षार है, तो दोनों को जब मिक्स कीजिएगा तो क्या होगा, अम्लीय ही होगा, तो ये बिल्कुल क्या है, सत्य है, यानी कि बी सही है। यह कथन असत्य है क्योंकि दुर्बल अम्ल, दुर्बल, ध्यान दीजिएगा, अब इसी को विपरीत उल्टा कर दे रहा है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण जो है क्षारीय होते हैं, तो जिसकी प्रबलता जितना अधिक होगा वही होगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, प्रबल क्षार है तो यहाँ पे क्या होगा, क्षार ही बनाएगा, और यहाँ पे जो प्रबल अम्ल था तो यहाँ पे क्या बनाया, प्रबल अम्ल ही, यानी कि अम्ल ही बनाया, तो इसलिए सी भी क्या होगा, सत्य होगा। डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों कथन क्या है, सत्य है। समझ में आपको आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है, कौन से कथन सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि द्रव्यमान और भार दोनों समान नहीं हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये तो गलत है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, तो यही चीज़ हमने जो अभी आपको बताया वही चीज़ इसमें लिख दिया है, तो ये क्या होगा, सही है। और द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 दोनों क्या है, सही है, तो विकल्प के रूप में सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि यदि वस्तु का अवतल दर्पण, ठीक ना, वस्तु को जो है अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र यानी कि सी से जो है परे रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब पूछ रहा है कैसा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, अगर इसको समझ रहे हैं तो ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये क्या है, एक रेखा है, इसको हम लोग पी कहते हैं, पी ध्रुव कहते हैं, यहाँ एफ होता है और ये क्या होता है, सी होता है। वस्तु को कहाँ रखा गया है, सी और अनंत पर रखा गया, यहाँ पे रखा गया है, ठीक ना। तो जब भी ये दर्पण से परावर्तित होगा तो यह क्या होगा आपका ए सी और एफ के बीच होगा, किसके बीच होगा, सी और एफ के बीच होगा, और यहाँ से जो वस्तु आप काटती है। तो कहने का मतलब ये कि ये वास्तविक होगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये प्रतिबिंब अगर ए बी है तो इसके उल्टा ए डैश और बी डैश बन रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। तो विकल्प ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कि हैबर प्रक्रम के द्वारा जो है अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल है। कौन से प्रक्रम पूछा जा रहा है, हैबर प्रक्रम पूछ रहा है। तो इनमें से सिंपल सा है, क्या होगा, निम्न ताप होगा और उच्च जब दाब होती है तो हैबर प्रक्रम की प्रक्रिया उत्पन्न होती है और इनमें जो है अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। अब दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहे क्या कि दिए यौगिकों के जो है उनके अम्लीयता प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन दे दिया है और यहाँ पे आपका एफ है, सीएल है, बीआर है, आई है, ठीक ना। इन सब को कह रहे क्या कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, किसके आधार पर, तो उनकी अम्लीयता प्रबलता के आधार पर। तो जब हम इसकी अम्लीयता प्रबलता का चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि HF और CL, ठीक ना, और BR और I, इनकी जो है अम्लीयता इस क्रम में ज़्यादा होती है, इनकी F की कम होती हैं और I की क्या होती है, सबसे ज़्यादा अम्लीयता होती है। चलिए, तो विकल्प ए क्या होगा, सही आंसर होगा। 17 में कह रहे क्या कि वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवा अवस्था तक सक्रिय रहती है, युवा अवस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे जो है अपघर्षित होना शुरू हो जाता है। तो ये थाइमिन होगा, याद रखिएगा, थाइमिन एक ऐसी ग्रंथि है या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवा अवस्था तक क्या होती है, सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे जो है अपघर्षित होना इसका शुरू हो जाता है। तो सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। समसूत्री विभाजन के संबंध में, किसके संबंध में, समसूत्री विभाजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ध्यान से सुनते चलिए और देखते भी चलिए। इसके परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, ये बिल्कुल सत्य कथन है। और दूसरा कह रहे कि संतति कोशिका के जो है गुण सूत्रों की संख्या जनक कोशिका के जो है सामान्य होती है, तो ये भी क्या है आपका सत्य है। यह युग्मकों के जो है, यह युग्मकों के निर्माण में सहायक होता है। देखिए यहाँ यही गलत है, पूछा गलत कौन है, तो यही गलत है। यह युग्मकों के निर्माण में सहायक नहीं होता है समसूत्री विभाजन। क्यों, क्योंकि युग्मकों के निर्माण में जो है अर्धसूत्री, आपको याद रखना है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक ना, अर्धसूत्री विभाजन जो है सहायक होता है, ठीक ना, अर्धसूत्री विभाजन जो है सहायक होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 4 में दिया है यानी कि डी में दिया गुण सूत्रों का जो है प्रतिक्रियन जो है अंतरावस्था में होता है, तो ये भी सही है। तो विकल्प में केवल सी क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि ये पूछा है गलत कौन सा है, तो ये गलत है। 19 नंबर प्रश्न का, छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले होने वाला जो चरण है यह पित्त लवणों के द्वारा जो है वसा का जो है इमल्सीकरण होता है। क्या होता है, इमल्सीकरण होता है, ठीक है। तो बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार, किसके पृथक्करण के अनुसार, मेंडल के पृथक्करण के अनुसार। अब आपको विकल्प आपके सामने दे दिया है और विकल्प के आधार पे बताना है कि क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, सी हो जाएगा। युग्मक निर्माण के दौरान जो है एक जीन के जो है युग्म विकल्पी जो है एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, तो यही सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतःस्रावी, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी जो है दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, अग्नाशय जो है यह दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है, इनके अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, ठीक ना, ये दोनों जो है ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है, तो अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। तो बी विकल्प राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी में जो है प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में जो है प्लाज्मिड का जो है उपयोग किया जाता है आरएनए को काटने के लिए, फिर डीएनए को खंडों को जो है जोड़ने के लिए, या संवहन के रूप में, या फिर नए जीन बनाने के लिए। इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संवहन, यानी कि वेक्टर के रूप में होता है, संवाहक के रूप में, संवहन नहीं, संवाहक के रूप में होता है, ठीक नहीं, कि वेक्टर के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि अधिवृक्क जो है प्रांतस्था द्वारा स्रावित जो है ग्लूकोकार्डिकाइड्स जैसे जो है कोर्टिसोल जो है का कार्य है, मुख्य कार्य पूछ रहा है। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय में जो है नियमन और सूजन रोधी जो है प्रक्रियाओं तथा तनाव प्रक्रिया
क्यों जो है यह करना, ये मतलब यही इसका मुख्य कार्य है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो है पाचन करना और सूजन रोधी जो भी है प्रक्रियाएं या फिर तनाव प्रक्रिया है उनको मुख्य रूप से जो है ठीक करना इनका कार्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पे सही सुमेलित पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहे क्या कि संघ एनीडा जो है कुट गुहा, ये क्या संघ एनीडा जो है कुट गुहा से संबंधित है, तो बिल्कुल गलत है। कुट गुहा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, कुट गुहा नहीं होगा। यह हो जाएगा आपका देह गुहा। किससे संबंधित है? देह गुहा से, ये आपको याद रखना है, देह गुहा से होगा। और यहाँ पे है कि संघ आर्थ्रोपोडा जल संवहन तंत्र, तो जल संवहन तंत्र नहीं होगा, खुला परिसंचरण तंत्र होगा, ये भी आपको याद रखना है। खुला यहाँ लिख देते हैं परिसंचरण, संचरण, ठीक ना। तंत्र जो है परिसंचरण जो है तंत्र लिख लिया आप, ये सुन लीजिए परिसंचरण, ठीक ना। और सी में दिया आपका संघ मोलस्का, ये दिया हुआ आपका मेटामेरिक जो है खंडी भवन। मेटामेरिक खंडी भवन नहीं होगा, यह सिर्फ अखंडित शरीर होगा। क्या होगा? अखंडित होगा, ठीक है, अखंडित शरीर होगा, ठीक ना। इसमें कहा है कि सुमेलित पूछा है ना, तो ये तीन जो है ए बी सी ये सुमेलित नहीं है। अब करेक्ट संघ इकाइनोडर्मेटा जो है अरिय सममिति यानी कि वयस्क में से संबंधित है, तो ये सही है, ठीक है। जो सही नहीं था उसको मैं बता दिया, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के जो है संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। किसके संबंध में पूछा? जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के संबंध में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है डी विकल्प, हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये गलत है, ठीक ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका समशीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा, याद रखना है, शीतोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण, ठीक ना, समशीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा आपका गलत है, ठीक है। और ये आंसर भी क्या होगा? यही होगा। बाकी जो देखिए यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां उच्च स्तर की प्रजाति समृद्धि होती है, तो ये सही है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां उच्च स्तर की जो स्थानिकता होती है, तो ये भी सही है। और भारत में 4 हॉटस्पॉट है, ये भी सही है। बाकी सब सही है, वहीं डी गलत है, तो डी में हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं होगा, समशीतोष्ण क्षेत्र होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ दिया प्रदूषक दिया, दूसरे तरफ उसके प्रदूषक के प्रभाव दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ आपका सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, ठीक ना, ये प्रदूषक का नाम है। अब इसका प्रभाव क्या हो सकता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा को कराने में सबसे अधिक इसका योगदान होता है, तो इसका प्रभाव अम्ल वर्षा के रूप में हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर बात करें तो इसका जो सबसे अधिक ओजोन क्षरण में इसका योगदान होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन क्षरण में इसका योगदान होता है। वहीं नाइट्रेट और फास्फेट की अगर बात करें, नाइट्रेट और फास्फेट की अगर बात करें तो यह सुपोषण में सबसे अधिक क्या होता है? योगदान करता है, यानी कि प्रभाव डालता है सुपोषण के रूप में। और पारा जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, ठीक ना, इसका योगदान जो है मीना माता रोग को उत्पन्न करने में इसका योगदान होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें आपका ए के हो जाएगा, आपका ए के क्या आया है? ए के आया है आपका 2, देख लीजिए ए के 2 किस में है? 2 में है यहाँ पे, ठीक ना, ये तो इसमें कोई भी विकल्प नहीं होगा। इसके अलावा बी के है आपका 4, तो बी के 4 किस में है? अच्छा, इस दोनों में दे दिया है। सी के देख लीजिए, सी का है आपका 1, तो सी का 1 इसमें है केवल, ठीक ना, तो यानी कि बी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। प्रश्न क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका ओजोन, सब कोई जानता है, ये करंट अफेयर से संबंधित है। ओजोन क्षरणीय पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हृदय चक्र के दौरान डप, ठीक ना, हृदय चक्र के दौरान जो है डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है? तो यह ध्वनि कब उत्पन्न होती है? तो याद रखना है अर्धचंद्र वाल के जो है बंद होने पर, ठीक ना, यानी कि नीले जब जो है क्या होता है? अनुशीतलन की प्रक्रिया करना शुरू होती है, तभी जो है डप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो विकल्प बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि खाद्य परीक्षण, ठीक ना, खाद्य परिरक्षक के रूप में जो है प्रयुक्त सौर्बिक अम्ल और उसके लवण मुख्य रूप से जो है किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? याद रखिएगा, जीवाणु और कवक दोनों के जो है, दोनों के मुख्य रूप से जो है इनके विरुद्ध जो है प्रभावी होते हैं। अगले प्रश्न को देख लीजिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? कौन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है, ठीक ना। थोड़े से इसका मैं अब देखिए प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा। कॉरेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी। देखिए फाइलम मैनेजमेंट ये भी क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है। प्रोसेस मैनेजमेंट ये भी है। मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब जो है ये क्या है? यानी कि एक से अधिक जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? एक घटक है। अच्छा, ये सब कंप्यूटर से भी संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि 27 अगस्त 2000
एक मिनट, प्रश्न क्या करें, 27 अगस्त 2025 को जो है विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे जो है नासा ने 2027 की जो है चांद मिशन के लिए चुना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टारफिश। क्या हो जाएगा, स्टारफिश, याद रखना है। यानी कि 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के जो है चांद मिशन के लिए चुना है, वह है आपका स्टारफिश है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नवीनतम जो है पुस्तक इन ऑफ कोएलिस पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक पूछ रहा है कौन है। पुस्तक का नाम तो देखिए लें कितना बड़ा है, ठीक ना। अब आपको बताना है कि इसके लेखक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा मनोज तिवारी हैं। कौन है, मनोज तिवारी हैं। 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जो है अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना है 56वां बैठक हुआ है, ठीक ना। कौन सा बैठक हुआ है, 56वां बैठक हुआ है। अगला प्रश्न है कि 26 अगस्त 2025 को बिहार सरकार के दिव्यांगजनों को जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प हो जाएगा, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना, यानी कि ए विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में जो है सबसे अमीर मुख्यमंत्री, ठीक ना, देश में, हाँ, किस देश के जो है सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। फिर से क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे पढ़ने दीजिए, क्या कह रहा है, करेगा हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन, यानी कि भारत देश के पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा चंद्रबाबू नायडू है। कौन है, चंद्रबाबू नायडू है हमारे देश में सबसे अधिक माने धनी मुख्यमंत्री, ठीक ना। भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। भारत में जो है अमेरिका के राजदूत जो है सर्जियो गोरे को नियुक्त किया गया है। किसको, सर्जियो गोर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि IMF में जो है कार्यकारी निदेशक यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है, कहाँ पे, IMF में। तो आपको याद रखना है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने भी करंट अफेयर के, तो उर्जित पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 68वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन में जो है भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो है नेतृत्व ब्रिज टाउन यानी कि बारबाडोसा में जो हुआ है कौन करेंगे, ठीक ना। कौन करेंगे नहीं, ये कर दिए हैं, तो कौन किए हैं, या ओम बिरला, याद रखिएगा, ठीक ना, ओम बिरला। अगला प्रश्न है कि 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है किसके नेतृत्व में किया गया। प्रश्न को फिर से देखिए, 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का जो है आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में ये हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, याद रखना है कैप्टन जो है तुषार महाजन। अगला प्रश्न, अगस्त 2025 में जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना की शुरुआत की है। अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए जो है किस राज्य ने श्रम श्री योजना का शुरुआत किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने किया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने 2025 में जो है पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का जो है लक्ष्य हासिल कर दिया है, तो आपको याद रखना है कितने % के लक्ष्य हासिल किया है, 20% के, यानी सी विकल्प राइट आंसर होगा। अब है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो है खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जो है जीता है। इनका संबंध किस राज्य से है, तो अब ये यहाँ पे राज्य पूछ दिया है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान को जो है किसको मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मिला है, तो ये नाम पूछ सकता है। तो याद रखना है आपको मनिका विश्वकर्मा को मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि INDIA गठबंधन ने जो है उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का जो है प्रत्याशित घोषित किया था, ठीक ना, किया है। मतलब कि देखिए इसका चुनाव बहुत पहले ही हो गया है, ठीक ना। तो ये किसे किया था, याद रखना है आपका वी सुदर्शन रेड्डी को किया था, लेकिन ये जो है हार गए, ठीक ना। ये क्या हो गए, हार गए, ये आपको याद रखना है। तो अभी कौन बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो वर्तमान में जो है आपका जो CP राधाकृष्णन है उपराष्ट्रपति, वर्तमान में CP राधाकृष्णन क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। ये हार गए थे, जो विपक्षी दल के जो नेता थे उन्होंने जो है वी सुदर्शन रेड्डी को क्या किया था, खड़ा किया था, जो हार गए। चलिए अगला प्रश्न है कि हरून इंडिया मोस्ट जो है वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर पूछ रहा है कि कौन है, तो बिरला परिवार है, ठीक ना। तो अब प्रश्न आता है कि पहले स्थान पर कौन है, ठीक ना। तो प्रथम स्थान पर कौन है, याद रखना है अंबानी परिवार आता है प्रथम स्थान पर। इनकी संपत्ति की अगर बात करें तो इनकी संपत्ति 28.2 लाख करोड़ है, ठीक ना, 28.2 लाख करोड़ है। और बिरला की अगर बात करें तो इनकी जो सेकंड में आते हैं तो
6.5 लाख करोड़ इनकी संपत्ति है, ठीक ना। वहीं बजाज परिवार की अगर बात करें तो ये फोर्थ में आते हैं। किस पे आते हैं? ये फोर्थ स्टेज पर आते हैं और इनकी जो संपत्ति है यह 5.6 लाख करोड़ है, 5.6 लाख करोड़ है इनकी संपत्ति। और वहीं जो है आपका जिंदल परिवार की अगर बात करें तो जिंदल परिवार तीसरा स्थान पर आता है, ठीक है, और इनकी संपत्ति जो है आपका 5.7 लाख करोड़ है। तो ये सबके क्रम भी बता दिए, जो संपत्ति वाले सबसे अधिक संपत्ति वाले लोग हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न कि बंगाल में जो है भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा जो है किया गया है, ये यहाँ से संबंधित प्रश्न आ गया। तो बंगाल में भूमि राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद भी रखना है बिहार के संदर्भ में। ये हो जाएगा आपका तृतीय। अब कमेंट करके आप बताइए कि ये जो तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कथन दिया हुआ है, करे क्या कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का जो है उपक्रम किया जा सकता है, तो लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने के लिए जो है कौन सी उपक्रम यानी कि कौन सी प्रक्रिया को अपनाई जा सकती है या किनके द्वारा लाई जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा ये लाई जा सकती है, ठीक है। तो यानी कि 1 और 2 होगा, तो 1 और 2 है, हाँ, सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित हैं। तो औद्योगिक सुधारों में कौन जो सम्मिलित हैं, तो याद रखिएगा इसमें से देखा जाए तो ई बीज प्रोजेक्ट ये भी है, ठीक ना, तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। स्किल विकास ये भी तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है। और मेक इन इंडिया ये भी जो है तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है। तो देख रहे हैं तो डी विकल्प राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने जो है यानी कि भारत में जो है 2001 और 2011 के दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा महिला दशकीय, यहाँ पुरुष भी पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है भारत के भी, यानी कि भारत की जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महिला जो है महिला जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए बी विकल्प होगा 18.12% होगा। अगर भारत के संदर्भ में पूछे तो 17.64 हो जाएगा, ये भारत के संदर्भ में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए, यहाँ महिला पूछा है, यही पुरुष रहता तो कितना % होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस जो है कितनी बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक ना। तो कितनी बार सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था? तो याद रखिएगा 2 बार इनको चुना गया। तो विकल्प बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट बार जो है ये फर्स्ट बार चुने जाते हैं 1938 में, ठीक ना, 1938 में चुने जाते हैं, ठीक ना, जो हरिपुरा अधिवेशन में इनको चुना जाता है। और दूसरा बार जो है ये सेकेंड बार जो है 1939 में चुने जाते हैं, जो त्रिपुरी अधिवेशन में इनको चुना जाता है, ठीक ना। और वहीं से गांधी जी से इनका क्या होता है, मतभेद होता है। वो बड़ा जब इतिहास पढ़िएगा तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा व्याख्या हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यही याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस को जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 2 बार चुना जाता है। एक बार जो है आपका हरिपुरी अधिवेशन के जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता होती है उस समय 1938 में, और दूसरी बार जो है आपका त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 में होता है वहाँ पर। और वहीं से ये क्या करते हैं, कांग्रेस अधिवेशन छोड़ देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तो सब सुमेलित होगा ही। तो देख लेते हैं कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। एक में दिया अनुच्छेद 156 जो है राज्यपाल के पदावधि से संबंधित है, तो बिल्कुल ये सही है, ये पदावधि से ही संबंधित है। अनुच्छेद 153 जो है राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 154 जो है राज्यपाल के कार्यकारी प्राधिकार से संबंधित है, ये भी सही है। यहाँ दिया 155 में दिया है, 155 में राज्यपाल को हटाना नहीं, 155 जो आर्टिकल है यह हटाने की कोई बात नहीं करता है, ये करता है नियुक्ति की बात करता है। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 155 जो है ये नियुक्ति से संबंधित है। तो विकल्प के रूप में डी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। अब बताना है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ठीक है, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की जो है निम्न नदियों में से जो है कौन सी एक नदी जो है अमरकंटक से उत्पन्न होती है। तो अमरकंटक से उत्पन्न कौन कौन सी नदी होती है, यहाँ आपको याद रखना होगा। यहाँ विकल्प के रूप में देखा जाए तो यहाँ डी विकल्प हो जाएगा, सोन नदी जो है अमरकंटक से उत्पन्न होती है। और अमरकंटक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश से होकर के ये क्या होती है, निकलती है और बिहार में एंट्री करती है। तो सोन नदी जो बिहार में है इसका उद्गम कहाँ है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
वहीं अगर कमला की अगर बात करें तो इसका उद्गम जो है नेपाल के महाभारत श्रेणी से उत्पन्न होती है। पुनपुन की अगर बात करें तो यह पलामू से, झारखंड के पलामू से उत्पन्न होती है। और अजय की अगर बात करें तो यह जमुई, जो 5 किलोमीटर में ही ये फैली हुई है, वहाँ जमुई में जो है एक बटबाड़ जगह है, वहाँ से उत्पन्न होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न के रूप में हमारा आंसर क्या होगा, डी विकल्प हो जाएगा आपका सोन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ जोड़ा बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। यहाँ पे करें कि शेरशाह सूरी समस्तीपुर, देखिए ये शेरशाह सूरी की मकबरा जो है समस्तीपुर, पहले ही गलती है, यही नहीं है आंसर, क्या होगा मतलब आंसर के रूप में यही सही है, लेकिन सुमेलित यही नहीं है, तो ये समस्तीपुर नहीं होगा, क्या होगा, सासाराम होगा। आप लोग सभी जानते हैं सासाराम होगा, ठीक ना, इसका राइट आंसर होगा सासाराम होगा, ठीक ना। दूसरा में करें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, ये भी सही है। और स्वामी शाहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा से संबंधित है, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। किसकी नियुक्ति नहीं करता है भाई, याद रखिएगा, यहाँ पर नियुक्ति किसका नहीं कर सकता है, तो उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि ये जो है गुप्त मतदान के द्वारा, यानी कि एकल संक्रमणीय मतदान होती है, और उस मतदान के माध्यम से जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस बार जो है आप चुनाव देखे होंगे, ठीक ना, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुआ था, अभी हम लोग पीछे डिस्कशन भी किए थे, ठीक ना। तो किसकी नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो है निम्न में से किस स्थान का जो है सबसे पहले खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है किस स्थान को सबसे पहले खोजा गया था, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा को जो है सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1809 ईस्वी में, कब, 1809 ईस्वी में जो है करे क्या, फारस में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है किसने लिखा है। तो इसके लेखक पूछ रहा है 1809 में जो है फारस में जो है गिफ्ट टू जो है मोनोथिस्ट किसकी लिखी हुई ये कृतियाँ हैं, तो याद रखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। किसकी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी पूछ रहा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था यह आराम शाह था। कौन था, आराम शाह। तो थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी के द्वारा दास के रूप में लाया गया था, ठीक ना। और यह किससे था, तो गुलाम वंश की स्थापना किया था ये आपको याद रखना है। तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक भी पूछ देता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखना है। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने लाया था, तो मोहम्मद गौरी ने दास के रूप में इसको भारत में लाया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे जो है खान ए खाना, याद रखिएगा, खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो किसे खान ए खाना की जो है उपाधि दी गई थी, तो ये दिया गया था बैरम खान को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, ये भी पूछ सकता है, तो अकबर के द्वारा दिया गया था इसको, ठीक ना। खान ए खान की उपाधि जो है बैरम खान को दिया गया था, और किसके द्वारा दिया गया था, अकबर के द्वारा दिया गया था। अच्छा ये भी याद रखना है, बैरम खान जो है अकबर और हुमायूं के जो जब शासनकाल थी, ठीक ना, तो अकबर और हुमायूं के इन दोनों के क्या था, सेनापति था, ठीक है, क्या था, सेनापति था। तो इस बैरम खान को आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित है। एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ दिया मुगल बादशाह दे दिया है, एक तरफ विदेशी यात्री, यानी कि किस मुगल बादशाह के समय जो है कौन से विदेशी यात्रियों गमन किए थे, यानी कि आगमन किए थे। तो देखिए ध्यान से, कह रहे कि सुमेलित है, यहाँ है अकबर के समय जो कह रहे क्या कि विलियम्स हाकिंस, ये बिल्कुल गलत है, ठीक ना। देखिए ये विलियम हाकिम्स जो है यह किसके समय आया था, जहांगीर के शासनकाल में आया था, ये आपको याद रखना है, जहांगीर के शासनकाल में आया हुआ था, ठीक ना। और जहांगीर जो है अब्दुल रजाक जो है विदेशी यात्री है, ये जहांगीर के शासनकाल में, ये भी क्या है, गलत है, ठीक ना, यहाँ जहांगीर नहीं होगा। ये जो अब्दुल रजाक जो है यह विजयनगर जब साम्राज्य का शासन था, ठीक ना, हम लिख देते हैं विजयनगर, ठीक ना, यानी कि हरिहर और कृष्णा, हरिहर बुक्का की जब शासन थी विजयनगर साम्राज्य में, उस समय जो है अब्दुल रजाक आया हुआ था। और शाहजहां जो है टॉमस रो, ये भी गलत है, ठीक है, शाहजहां नहीं होगा, यहाँ जहांगीर होगा। टॉमस रो जो है, ठीक ना, ये जहांगीर के समय आया था, जहांगीर के समय में दो यहाँ पे विलियम हाकिंस और टॉमस रो, ये दोनों आए थे, ठीक ना। और औरंगजेब के शासनकाल में मनुची, ये क्या है, सही है, मनुची ही आया था। और मनुची को औरंगजेब ने क्या बनाया था, अपने सेना का सेनापति बनाया हुआ था। अच्छा ये कब आया था, तो याद रखना है 1665 में ये आया हुआ था। कब आया था, 1665 में आया था मनुची। तो इस तरह से सारी व्याख्या आप
को क्लियर हो गई होगी। अब है कि राजा राम मोहन राय ने जो है कि द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया जो सुधार आंदोलन था यह क्या था, मतलब ब्रह्म समाज से संबंधित था। किससे था? जो सुधार आंदोलन था वो ब्रह्म समाज से संबंधित था। अच्छा, यहाँ प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 20 अगस्त 1828 को होती है। कब होती है? 1828 की इसकी स्थापना होती है। लेकिन पुनः जो है पुनर्गठन, ये भी पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज के जो है पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये 1843 में, कब? 1843 में जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब है कि टोकोपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? टोकोपेक्सी जो है पर्वतीय चोटी, ठीक ना, किस देश में स्थित है? तो याद रखना है इक्वाडोर में ये स्थित है। ठीक ना, कहाँ है? इक्वाडोर में है। अच्छा, ये अगर आया है आपका कोटोपेक्सी, तो कोटोपेक्सी याद रखिएगा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक ना, कोटोपेक्सी क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी के नाम क्या है? तो याद रखिएगा बैरल द्वीप। ठीक ना, बैरल ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखी, ये क्या है? हमारे यहाँ सक्रिय, भारत में ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो बैरल ज्वालामुखी, ठीक है, जो सक्रिय है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक घास से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। करेगा कि पूछताछ जो है घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पूछताछ घास जो है कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा ये हंगरी में पाया जाता है। और ये जो घास है शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। किस तरह के घास है? शीतोष्ण, पूछ सकता है ये किस तरह के घास है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। ठीक ना, तो ये आपको याद रखना है। अब बहुत सारे ऐसे घास हैं जो अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि डाउन्स। तो डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पम्पास पूछ सकता है तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। लानोस भी घास है जो वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। अब आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ एक में दिया उगते सूरज की भूमि। उगते सूरज की भूमि जो है जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। वहीं करे के मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, ये नार्वे को कहा जाता है। तो हम लोग नार्वे से मिला देंगे। अब करें हजारों द्वीपों की भूमि, तो हजारों जब द्वीप नहीं झील दिया है, सॉरी, हजारों झीलों की भूमि, तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक ना, फिनलैंड को। ब्रज की भूमि, तो ब्रज की भूमि किसको कहा जाता है? तो कोरिया को कहा जाता है। यहाँ से लेकर मिला देते हैं। ब्रज की भूमि क्या हो जाएगा? नहीं, माफ़ कीजिएगा, ब्रज की भूमि भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। ठीक ना, ब्रज की भूमि क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। कोरिया का जो है इसमें से किसी के साथ नहीं मिलान होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए के हो गया आपका 3, ए के 3 देखिए इसमें विकल्प में ए के 3। ठीक ना, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकरा राजधानी है। अकरा जो है राजधानी है। इसकी राजधानी क्या है? अकरा जो है घाना की राजधानी है। ठीक ना, घाना की क्या है? अकरा राजधानी है। ठीक ना, अब घाना की मुद्रा भी तो प्रश्न पूछ सकता है। तो घाना की मुद्रा याद रखिएगा घानियन। क्या हो जाएगा? घानियन जो है यहाँ की घानियन सीडी। घानियन सीडी क्या है? घाना की मुद्रा है। ठीक ना, और घाना जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो घाना जो है पश्चिम अफ्रीका का एक देश है घाना। ये आपको याद रखना। मैप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कहाँ से नहीं गुजरती है? प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि किन किन देशों से होकर गुजर, चूँकि इसमें 5 राज्य, देश नहीं, 5 राज्य जो है भारतीय मानक जो है समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो विकल्प में तो 5 नहीं आता है, लेकिन अगर पूछ सकता है या 1 से अधिक भी दे सकता है, तो 5 के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो यह जो है आपका ये विकल्प दिया है आपका उत्तर प्रदेश, ये इससे होकर गुजरता है। और बी में दिया आपका उड़ीसा, सी में दिया छत्तीसगढ़, तो उड़ीसा से भी होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरता है। तेलंगाना दिया है, ये बिल्कुल हट के है, तो तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा जो है यह तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरता है। मध्य प्रदेश 3 गो तो इसमें देवे किया है, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश से भी होकर आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। तो किन किन राज्यों से? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इनसे होकर के क्या होता है? आपका भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। ये भी पूछ सकता है कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5 आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक ना, लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखना है। ठीक ना, वो क्या चीज़ है? तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो शब्द है ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक ना, तो प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द हैं वो शब्द का नाम याद रखिएगा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। चलिए अब एक निम्नलिखित में से जो है ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसकी खेती जो है जायद के मौसम में की जाती है? किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो यह है आपका खीरा के भी खेती की जाती है जायद के मौसम में, तरबूजा की भी खेती जायद के मौसम में ही होता है, और खरबूजा का भी होता है। तो इस तरह से उपरोक्त में से सभी यानी कि डी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और प्रश्न ये है कि जायद का मौसम जो है ये महीना कौन से होता है? तो याद रखिएगा, बुआई की जब समय होता है वह आपका मार्च, ठीक ना, मार्च से अप्रैल होता है, मार्च से अप्रैल होता है, ये बुआई का समय होता है। और कटाई का समय जो होता है यह जून से जो है, जून से जुलाई, ठीक ना, जुलाई, यानी कि रबी और खरीफ की जो है फसलें हैं, इन्हीं के बीच में जो है जायद की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। तो जायद में कौन कौन से फसलें आ जाएंगी? खीरा, खरबूजा, तरबूजा, ये सब आ जाएगा। चलिए अब है कि महासागरीय पर्पटी, ठीक ना, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज का जो है, खनिज क्या है? तो याद रखना है सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक ना, सिलिका और मैग्नीशियम। अब आपको कमेंट करके बताना है कि महासागरीय यानी कि समुद्र के पर्पटी में जो है कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और इसकी एक सूची बना करके लिख करके आप रख लीजिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एंगस जो है मेडिसिन, एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल एस्थेटिक्स के जो है अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में जो है कितने प्रतिशत का अंशदान है? तो ये याद रखिएगा, उस समय, ये बहुत प्राचीन के समय की बात है, एक बुक थी, उस बुक का नाम यहाँ पे द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल एस्थेटिक्स दिया है। उस समय उस बुक में जो है भारत का विश्व जीडीपी के जो है में योगदान था, यानी कि अंशदान था, वह था आपका सबसे अधिक था 32% था। कितना था? सबसे अधिक 32% था, ठीक है। ये बहुत प्राचीन काल के बात हो रहा है। अब है कि कौटिल्य जो है किस स्थान में जो है राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के जो है प्राध्यापक यानी कि प्रधानाध्यापक थे? तो याद रखिएगा ये तक्षशिला के थे। इसका राइट आंसर ए विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। यहीं से चाणक्य क्या किए थे? शिक्षा प्राप्त किए थे, आपको याद रखना है। इनमें से कौन जो है विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का क्या होता है? प्राकृतिक समाज था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का भी नाम आपको याद रखना है, दास कैपिटल, जो 1867 में लिखी गई थी, दास कैपिटल। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का जो है सदस्य है? अब इसमें बताना है कि नाटो का सदस्य कौन है। डेनमार्क दिया है, कनाडा दिया है, बेल्जियम दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। यही डी विकल्प हो जाएगा। ये जितने भी नाम रखे हैं, ठीक ना, डेनमार्क, बेल्जियम और कनाडा, ये सभी जो है आपका नाटो का सदस्य हैं। अब नाटो की स्थापना, जब नाटो का बात आए तो इसकी स्थापना जरूर पूछ सकता है। तो नाटो की स्थापना जो है यह किया गया था आपका 4 अप्रैल। कब किया गया था? 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और उस समय जब स्थापना हुई थी तो उस समय इसमें मात्र 12 देश जुड़े हुए थे, और अभी जो है देशों की संख्या कितनी हो गई है? 32 हो गई है। प्रश्न इसमें यह भी पूछ सकता है कि 31वां और 32वां कौन देश है? तो ध्यान दीजिएगा, 31वां देश जो है यह फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है। मैं थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ, 31वां देश कौन सा है? फिनलैंड है, फिनलैंड, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। और 32वां देश कौन है? तो स्वीडन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नाटो से संबंधित ये सारा चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है न्यायालय, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है न्यायालय निम्नलिखित में से जो है किसे जारी कर सकती है? तो रीट को जारी कर सकती है। ये सिंपल सा प्रश्न है। अब यहाँ आपको ये याद रखना है कि रीट कितने प्रकार के होते हैं। तो रीट जो है 5 प्रकार के होते हैं रीट, ठीक ना। और रीट भी जो है यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जारी किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। तो प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट किस अधिकार के तहत जो है रीट जारी कर सकता है? तो यह आर्टिकल 32 के तहत जो है रीट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट जो है यह आर्टिकल 226 के जो है तहत ये रीट जारी कर सकता है। चलिए तो याद रखना है इस चीज़ को। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में जो है श्रम मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू की जो है जब अस्थायी सरकार बनी थी तो उस समय श्रम मंत्री किसे बनाया गया था? तो याद रखना है जगजीवन राम को बनाया गया था, ठीक ना। कब ये बात है, कब की? तो 1946 में, ठीक ना। 1946 में जो है अस्थायी सरकार बनी थी और उसमें सबसे कम उम्र के जो है मंत्री जगजीवन राम थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुनियादी मूल्य जो है सभी नेताओं के द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के जो है मिलने से बहुत पहले ही जो है स्वीकार कर लिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, इसको भी क्या किया गया था? पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। अल्पसंख्यक के अधिकारों के संरक्षण, इसको भी पहले स्वीकार कर लिया गया था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसको भी बहुत पहले ही कर लिया गया था। अच्छा ये आपको याद रखना है कि
1931 में कांग्रेस के जब कराची अधिवेशन हुआ था, उसी के दौरान ये सभी को उसी समय ग्रहण कर लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में 1931 में। उसी समय स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार के संरक्षण और सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जो है अधिकार, इन सब को जो है बहुत पहले जो संविधान निर्मात्री थे इसको ग्रहण कर लिए थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा, अब ये कुछ कथन दिया हुआ है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की जो है अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। अगला प्रश्न है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? बहुत सिंपल सा प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है, तो ये होगा आपका खाद्य एवं कृषि। अगला प्रश्न है कि मगध एवं अंग का जो है मैदान किसके हिस्से हैं? मगध एवं अंग के मैदान जो है किसके हिस्से हैं? याद रखना है मध्य गंगा। अब देखिए, बिहार की जो गंगा है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा के मैदान में बांटा गया है। तो यहाँ प्रश्न है कि मगध और अंग जो है यह जो है मध्य गंगा के अंतर्गत आता है, तो बी विकल्प क्या होगा? सही होगा। और प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बिहार में गंगा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। ये सबको आपको याद रखना है, ठीक ना। कौन कौन गंगा? तो ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, ये आपको याद रखना है। अब है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की जो है शिलान्यास किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने किया था। अब ये प्रश्न ये भी पूछ सकता है कब किए थे? तो 6 अप्रैल 1921 में, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1921 में ये किए थे, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत जो है ग्रहित किया गया था? तो ये पूर्ण स्वराज के सिद्धांत को ग्रहित किया गया था लाहौर के अधिवेशन 1929 में। किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है ये जलप्रपात से संबंधित प्रश्न है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है? तो ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे प्रश्न जो है बहुत आसान है, ठीक ना। पूछा कि कौन जो है सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यही गलती हो जाता है, ठीक ना। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो कह रहे कि जोग शरावती ये तो सुमेलित है, ठीक ना। और कपिल धारा कावेरी ये क्या है? सुमेलित नहीं है, ये कावेरी नहीं होगा, ये नर्मदा होगा, नर्मदा याद रखना है, ठीक है, नर्मदा होगा। और धुआंधार जो है गोदावरी दिया है, ये भी क्या होगा? नर्मदा ही होगा, ठीक ना। तो यहाँ तो एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी विकल्प क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ये आपका बी सुमेलित नहीं है और सी सुमेलित नहीं है। यहाँ जोग जो ये शरावती ये बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये विवाद में भी रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न को आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। तो माजुली द्वीप जो है किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है नदी डेल्टा है। अगला प्रश्न कि भारत का जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में है। लखनऊ में जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो है आजाद शत्रु के वंश का नाम क्या है? तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ दिया गया है, हर्यक वंश होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर की जो है घाटी कांगड़ एवं कुल्लू, ठीक ना, कांगड़ा और कुल्लू की घाटी स्थित है। तो इसका अब पूछा कि कौन से हिमालय में? शिवालिक या ट्रांस हिमालय या मध्य हिमालय या फिर हिमालय पर्वत में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में होगा, ठीक है। यानी कि कश्मीर की जो घाटी है कांडला और कुल्लू की जो घाटी है वह मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय के श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है शीतकालीन फसल ऋतु जो है यानी कि विंटर क्रॉप सीजन को जो है भारत के किस नाम से जाना जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा विंटर क्रॉप सीजन जो है रबी के नाम से जानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। पृथक मिथिला राज्य की जो है मांग भौगोलिक आधार पर मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र में विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषा और ऐतिहासिक पहचान पर जो है आधारित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प क्या होगा? सही होगा। गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानंदा नदियों के जो है बीच का मैदानी क्षेत्र है, जो पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौगोलिक आधार के रूप में जो है बिहार के जो विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है कि नालंदा जिले में स्थित जो है तलहारा पुरातात्विक स्थल, जहां एक प्राचीन बौद्ध महाविहार यानी कि तिलहारा महाविहार के जो है अवशेष मिले हैं, किस प्राचीन नदी की जो है एक सूखी हुई धारा के रूप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर
सकरी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है क्या होगा, सकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की जो है नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक नीतियों के तहत जो है राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो है की स्थापना के लिए कौन सा जो है रणनीतिक रूप से सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त देखा जाए तो इनमें एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि सबसे उपयुक्त में जो देखा जाता है तो इसमें बता रहा है कि प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के जो है जंक्शन बिंदु जैसे फतुहा और गया है, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। और नेपाल सीमा के पास प्रमुख व्यापार केंद्र जैसे रक्सौल और जोगबनी, ये भी क्या है, सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी कि NW जो है 1 पर स्थित प्रमुख नदी बंदरगाह, ये भी क्या है, सही है। इसमें जो है मतलब हम देख सकते हैं कि बिहार की नवीनतम जो है औद्योगिक और लॉजिस्टिक नीतियों के तहत जो है राज्य में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इसकी स्थापना में प्रमुख रणनीति के रूप में ये सारे विकल्प क्या हैं, उपयुक्त हैं। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि बैरल झील, ठीक ना, क्या है, बरेला झील जो है सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभयारण्य, जिसे स्थानीय रूप से जो है बरेला ताल, ठीक ना, भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए कभी भी ये जुब्बा सहनी के नाम है जो एक पक्षी अभयारण्य अपना बनाए थे, ठीक ना, मैंने इनके संरक्षण या इनके देखरेख में बनी थी, इन्हीं की शुरुआत थी। तो ये जब भी आए, ठीक ना, तो ये आपको याद रखना वैशाली से इनका संबंध है। कहाँ से संबंध है इनका, वैशाली से इनका संबंध है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक ना। इसकी ये जो पक्षी अभयारण्य जो है इसकी मतलब कि एक अभयारण्य के रूप में जो है इसको जाना गया 1997 से। ठीक है, 1997 से जो है इसको पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में जो है राज्य के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र किन जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित या फिर क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए दरभंगा और सुपौल। प्रश्न को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र किन जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित या फिर क्रियान्वित किया गया है। तो दरभंगा और सुपौल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है। तो इसका प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, गहन कृषि हो जाएगा। गहन कृषि का समर्थन करने वाले जो है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, यही क्या है, प्राथमिक कारण हो जाएगा। ठीक ना, यानी बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या की घनत्व तो बहुत अधिक है और इसका मुख्य कारण है गहन कृषि का समर्थन करने वाला उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर के नंगी हड़ताल की, ठीक ना, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी निर्मित धोती और लंगोटी की आपूर्ति। ठीक ना, ये सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न के 1939 में जो है सारण जिले के अंबारी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंटों के द्वारा बेरहमी से पीटा गया, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राहुल सांस्कृत्यायन। इसका क्या होगा, राहुल सांस्कृत्यायन आंसर होगा। प्रश्न को फिर से देखिए, 1939 में हुआ क्या कि सारण जिले के जो अंबारी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक ना, कौन, राहुल सांस्कृत्यायन, इनको जो है स्वतंत्रता सेनानी को जो है एक जमींदार के एजेंटों के द्वारा बेरहमी से पीटा गया और यही जो है मुद्दा क्या बन गया, राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश का मुद्दा बन गया था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरोध में, किसके, बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में जो है किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, विकल्प सी क्या होगा, सही आंसर होगा सतीश चंद्र चक्रवर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जो है किस वार्षिक अधिवेशन और औपचारिक रूप से जो है जमींदारी प्रथा हटाओ का जो है प्रस्ताव अपनाया, जो उसके एजेंडे में से जो है क्रांतिकारी बदलाव का एक प्रतीक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 हाजीपुर। प्रश्न को फिर से सुन लीजिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो है किस वार्षिक अधिवेशन में, तो 1935 के हाजीपुर अधिवेशन में जो है औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया गया, जो उसके एजेंडों में से जो है एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक बना। तो इस तरह से जो है यहाँ पे 100 प्रश्न जीएस के यानी पेपर 2 के जो है कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो है हम लोग का शुरू होने वाला है आपका जीएस नहीं, पेपर 3 यानी कि एडीओ के जो है पेपर 3, जिसमें मैथ के सोल्यूशन होंगे। ठीक ना, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके आगे के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।